सिंधु सभ्यता किस युग से संबंधित है? सिंधु सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है। आपको बताना है, कमेंट करते रहना है। सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से अपरिचित थे? सिंधु सभ्यता जो थी उसके निवासी एक धातु थी, उससे बहुत ज्यादा अपरिचित थे, जानते नहीं थे। उस धातु का नाम क्या है आपको कमेंट करके बताना। उस धातु का नाम है लोहा। लोहा से वो जो थे अपरिचित थे। किस स्थल से नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई? यानी नाचने वाली एक महिला की कांस्य प्रतिमा जो थी वो प्राप्त हुई थी, वो किस स्थल से हुई थी दोस्तों? आपको बताना है। इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो से। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की? हर प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं मोहनजोदाड़ो का आ गया, सब कुछ 800 क्वेश्चन है टोटल, देख लीजिएगा। सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मातृ देवी और पशुपति की पूजा करते थे। मातृ देवी यानी गौरी, महागौरी, पशुपति हम शंकर भगवान को मानते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद दोस्तों ऋग्वेद है, आपको पता होगा ये बात। नवीनतम वेद का नाम क्या है? सबसे नया वेद और सबसे पुराना वेद अक्सर पूछे जाते हैं। अर्थवेद जो है, अथर्ववेद, उसको हम नवीन वेद के नाम से। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यानी कि गद्य में भी है और पद्य में भी है। कौन सा वेद है वो? उस वेद का नाम है यजुर्वेद। आगे हम बढ़ते हैं। आपको बताना है कौन सा वेद गेय है। ध्यान रख लेना, गेय लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना, गेय नहीं लिखा है। जो गेय वेद है वो है सामवेद। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त व कितने मंत्र हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऋग्वेद में कितने मंडल, सूक्त और मंत्र है? ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 मंत्र हैं। ध्यान रख लेना, रट लेना इसको। 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। दोस्तों वैदिक काल में लड़ा गया प्रथम युद्ध जो था, वो युद्ध जो होते थे वो यज्ञ के फॉर्म में होता था, अश्वमेध यज्ञ। उसी प्रकार से एक यज्ञ का युद्ध ये था, उसे कहा जाता है दशराज्य युद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। पंचम वेद किसे कहा जाता है? दोस्तों पंचम वेद पुराणों को कहा जाता है। पुराणों की संख्या कितनी? कमेंट करके बताइए। पुराणों की संख्या जो है 18 है। आगे देखते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी? उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। कई बार पूछा गया प्रश्न कि उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। प्राचीनतम स्मृति कौन सी है? प्राचीनतम स्मृति जो है मनुस्मृति है। नवीनतम स्मृति कौन सी? दोस्तों नवीनतम स्मृति जो है वो है देव स्मृति। आगे हम बात करें अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी? अष्टाध्यायी की रचना जो है पाणिनि ने की थी। नाम याद रखना है, पाणिनि। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? दोस्तों सत्यमेव जयते जो है कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते यानी कि सत्य की ही विजय होती है, ये कहां से लिया गया? दोस्तों ये लिया गया है, एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, उससे ये लिया गया है। गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। कई बार पूछा गया प्रश्न ये। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? कमेंट करके बताइए। भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या कितनी है? भारतीय दर्शन शास्त्रों की संख्या 6 है। योग के संपादक कौन थे? दोस्तों योग के संपादक पतंजलि थे। अष्टोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय कहां से लिया गया है? दोस्तों अष्टोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये लिया गया है ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद, 18 पुराण, 4 वेद है। ठीक है, वैदिक काल का प्रमुख देवता कौन सा है? वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र माना जाता है, आपको पता होगा। विष्णु के किस अवतार का जन्म अभी नहीं हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। विष्णु के कितने अवतार हुए थे वो भी कमेंट में लिखिए, और किसका नहीं हुआ है जल्दी लिखिए। वो है कलंकी अवतार। किस प्रकार के विवाह में वधू का मूल्य लिया जाता था? वधू का मूल्य लिया जाता था किस प्रकार के विवाह में? उस विवाह का नाम बताना, पौराणिक काल की बात है। यह हुआ था असुर विवाह। असुर विवाह के अंदर वधू का भी मूल्य लिया जाता था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था। नाम याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है ये। बुद्ध के माता पिता का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के माता पिता का नाम महामाया व शुद्धोधन था। ध्यान रखना है, महामाया व शुद्धोधन। बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? बुद्ध जो थे शाक्य कुल से संबंधित थे। ये शाक्य कुल होता है, उससे संबंधित बुद्ध थे।
बुद्ध की पत्नी व पुत्र का नाम क्या था? बुद्ध की पत्नी और पुत्र का नाम, पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र थे राहुल। ध्यान रख लेना, राहुल थे उनके पुत्र का नाम। आगे आता है महात्मा बुद्ध का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा बुद्ध का ज्ञान बोध गया उरेवेला से प्राप्त हुआ। और एक बात बता दूं, ये करीबन 1000 बार आ चुका होगा एग्जाम में, 1000 बार अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है ये महात्मा बुद्ध का प्रश्न। तो आपको याद रखना है, बोध गया और उर्वेला से। आगे हम बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध के घर त्यागने की घटना को कहते हैं, महात्मा बुद्ध घर त्याग के चले गए थे, वैरागी हो गए थे, उनको कहते हैं महाभिनिष्क्रम, महाभिनिष्क्रमण। ठीक है ना, ये नाम संस्कृत का है इसलिए एक साथ ही पढ़ा जाएगा। तो आप इसको तोड़ सकते हैं, महा अलग, भिनिष्क्रम अलग कर दीजिए, अण अलग लगा दीजिए। ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, आपको पता होगा, सारनाथ में दिया था, एक पेड़ के नीचे। आम्रपाली कौन थी? आम्रपाली का बहुत ज्यादा नाम आता है। बुद्ध की शिष्या और वैशाली की नगर वधु। आपको पता होगा जयपुर के अंदर आम्रपाली सर्कल है, वो कहाँ है? वो भी वैशाली के अंदर ही है, ध्यान रख लेना। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। बुद्ध के उपदेश सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना कहाँ हुई थी? ये धर्म चक्र परिवर्तन के दौरान हुई थी, इसे कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बहुत बार प्रश्न बनते हैं। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया था? बताइए, आप पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, जल्दी बताइए, एग्जाम आपके आ रहे हैं। कहाँ व्यतीत किया था भाई? ये व्यतीत किया था श्रावस्ती में। अगला प्रश्न आपके सामने है, बुद्ध के समकालीन शासक कौन थे? दोस्तों, बुद्ध के समकालीन शासक जो थे वो याद रखने वाली बात है दोस्तों। बुद्ध के समकालीन शासक एक थे बिंबिसार, उदयन, प्रसेनजीन व प्रघोत। नाम याद रखना, बिंबिसार का नाम तो आपने सुना होगा, उदयन का भी सुना होगा, प्रसेनजीन वो प्रघोत अलग चीज है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला, बौद्ध संघ में प्रवेश किया था प्रथम महिला, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। अगला प्रश्न आपके पास आता है, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों, त्रिपिटक जो है वो संबंधित है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक होता क्या है, क्या चीज है त्रिपिटक? दोस्तों, त्रिपिटक होता है, इसके अंदर 3 पिटक होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से होते हैं ध्यान रख लेना। सूत्र पिटक, विनय पिटक, वो अभिधम्म पिटक। ध्यान रखना, अभिधम्म है, म की ध्वनि 2 बार आती है, संस्कृत का कमाल है। आगे आता है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य थे, बताना है नाम आपको, आनंद व उपाली। आगे है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? बताइए। कुशीनगर में। कुशीनगर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में सरकार बनी हुई है। बताइए बताइए, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है, बताइए क्या है बुद्ध की मृत्यु? महापरिनिर्वाण, यानी कि आदमी का मरने के बाद निर्वाण हो जाना, उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है ना, निर्वाण लिखा हुआ है यहाँ पे। 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बताइए भाई, 4 आर्य सत्य व अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म से संबंधित। और ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि हिस्ट्री के देख लीजिए, आगे हम जियोग्राफी में भी आएंगे, आगे बहुत सारे बढ़ते जाएंगे, पूरे टोटल 800 से ज्यादा प्रश्न है। एक एक को अगर कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है और ऐसे ही, जैसे हमारे लाइव टेस्ट आते हैं, आपको पता है हमारे लाइव टेस्ट कब कब आते हैं? हमारे लाइव टेस्ट रोजाना 9 बजकर लगभग 10 मिनट से हम स्टार्ट होते हैं लाइव। ये तो फिर भी ऑफलाइन है। प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके उत्तर छात्र लिख रहे हैं, उन्हें इतना मजा आता है उत्तर लिखने में। रात को 9 बजे आप आ जाइए, 9 बजे 10 बजे तक हम स्टार्ट करते हैं, 9 बजकर 10 मिनट तक। इतना मतलब बढ़िया रिवीजन करने का तरीका है वो, आप लाभ ले सकते हैं। लेक्चर्स भी हम लाते हैं और ये इस प्रकार के जो 1200 क्वेश्चन, 1500 क्वेश्चन, 1800 क्वेश्चन वाले वीडियोज भी हम डालते रहते हैं। तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारी एडिटिंग लगती है, एक साथ इतना बोलना में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन आपका फायदा हो, हम ये चाहते हैं, तो इसका लाभ लें आप। अगला प्रश्न है, पंचमहा चिन्ह क्या है? इसमें क्या क्या आता है बताइए, लिखिए कमेंट में। सांड कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्पूत। क्या आता है? सांड कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्पूत। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में
किसके काल में बनी? ये देख लीजिए, एक प्रश्न में कितने प्रश्न बने हुए हैं। पहली बौद्ध स्मृति, पहली बौद्ध संगीति कहाँ बनी हुई है? पहला तो स्थान पूछा है, किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्षता का नाम बताना है, किसकी अध्यक्षता में बनी हुई है, किसके काल में बनी, मतलब एक प्रश्न रटो और 4 प्रश्नों के आंसर दो, यही तो मजा है। तो आंसर सुनिए, राजगृह महाकश्यप अज्ञातसुत, ठीक है ना, राजगृह में महाकश्यप में अज्ञातसुत के काल में ये बनी थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ, किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में? वैशाली सावकमी, इसका आंसर ये होता है। आगे चलते हैं, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ, किसकी अध्यक्षता में, किसके काल में बनी? पाटिलपुत्र भोगिलपुत्र तीरथ और अशोक के काल में बनी थी। दोस्तों ये 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है, इसको आप याद रख लीजिए, कई बार पूछा गया है। अशोक का तो आप जानते होंगे, दिस इज द ग्रेट मैन, 3 ही ग्रेट अभी तक हुए हैं, तो उनमें से एक अशोक द ग्रेट थे। बुद्ध चरित की रचना किसने की थी? दोस्तों बुद्ध चरित की रचना अश्वघोष ने की थी। अगला प्रश्न अपना है, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बताइए, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध घोड़े का नाम था कंटक। एक प्रश्न यहाँ से दिमाग में और आता है, ये सिर्फ राजस्थानी के लिए है, राजस्थान के जो हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? बताइए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? अब देखिए, सिंधु सभ्यता खत्म करी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो खत्म किया, उसके बाद हम अशोक पे आए, उसके बाद फिर हम कहाँ आ गए? बुद्ध पे आए, अब महावीर जी पे आ चुके हैं। सारे तरफ से चलेंगे, चिंता मत करिए। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था, कुंडग्राम। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का कुल का नाम क्या था? बताइए, ज्ञातक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के माता पिता का नाम क्या था? दोस्तों महावीर स्वामी के माता पिता का नाम त्रिशिला और सिद्धार्थ था। एक बात ध्यान रख लेना, ये जो सिद्धार्थ नाम है ना, ये लगभग 2 से 3 बार वेदों पुराणों में आए हुए हैं। सिद्धार्थ अशोक के टाइम पे भी आए हैं, गंगा के टाइम पे भी आए हैं, बुद्ध के टाइम पे भी आए हैं। तो सिद्धार्थ जो है वो कंफ्यूज बहुत करता है, तो एक बात ध्यान रखना ना, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ये महावीर स्वामी के समय में भी आएंगे, अशोक जी के समय में भी आएंगे, और जब बुद्ध का नाम आता है तब भी आते हैं। गंगा च पत्नी च भारिया श्लोक आता है ना, और त्रिशिला इनकी नाम है माता पिता का। आगे चलते हैं, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है? इनके वास्तविक नाम होते हैं वर्धमान। एक वास्तविक नाम से मैं पूछता हूं कि स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जो हैं उनके जन्म का नाम क्या है? बताइए, कमेंट कीजिए, जन्म का नाम, ठीक है ना, बताइए भाई, जल्दी बताइए। स्वामी विवेकानंद, महावीर स्वामी का जो वास्तविक नाम है वो है वर्धमान, और वर्धमान खुला विश्वविद्यालय राजस्थान में कौन से शहर में? बताइए। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहां से हुई भाई? बताइए। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जननी ग्राम से, याद रखना, जननी ग्राम है ये। महावीर स्वामी की पत्नी और पुत्री का नाम क्या है भाई? बताइए। इनकी पत्नी और पुत्री का नाम है यशोदा। अब यशोदा तो श्री कृष्ण की जो माता जी वो भी है, यशोदा का नंद लाला, और अन्नोजा प्रियदर्शनी। तो ये दोनों की माताएं, पत्नी पुत्र कई बार एक हो जाती है, तो आप उसको जिस प्रकार सिद्धार्थ का मैंने बताया ना उसी प्रकार से याद रखना है। कई बार आता है एग्जाम में, हम यशोदा देख के भूल जाता है, तो यशोदा जो है श्री कृष्ण की माँ का नाम भी है, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम भी है। पुत्री का नाम क्या है? अन्नोजा या प्रियदर्शनी, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर, ये तो बहुत इजी प्रश्न है। ऋषभदेव थे, ऋषभदेव का मंदिर बना हुआ है, आपको पता होगा, राजस्थान में कहाँ बना हुआ है भाई? बताइए। राणा कुंभा ने जमीन दी थी, धरण शाह ने बनवाया था। अब बताइए, जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर कौन थे? बताइए। ये थे पार्श्वदेव। क्या थे? पार्श्वदेव जैन धर्म के 33वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न आता है, महावीर स्वामी कितने वे तीर्थंकर थे? यानी कितने में, मतलब समझ रहे हैं आप?
कौन से नंबर के, नंबर पूछा गया है कौन से नंबर के, व्हाट इज द नंबर। तो नंबर जो था उनका महावीर स्वामी का वो था 24वें। और ये अंतिम तीर्थंकर थे। आगे आता है प्रथम जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में, वर्तमान में पटना कहते हैं उसको, और पटना के अंदर सरकार में नीतीश कुमार बाबू बैठे हुए हैं। प्रथम जैन समिति की अध्यक्षता किसके काल में हुआ, समिति की अध्यक्षता पूछी, काल ही पूछ रहा है, तो अध्यक्षता थी स्थूल नंदन की, ध्यान रखना ना, स्कूल नंदन, और चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय जैन समिति का आयोजन कहाँ हुआ था बताइए भाई, वल्लभी में हुआ था, ठीक है ना। बुद्ध धर्म की शाखाओं कौन कौन सी, 2 शाखाएं ये बताया, पूछा गया। ये है हीनयान, महायान, वज्रयान। तो 2 पूछा गया है, 3 बता दी गई है। जैन धर्म के धर्म ग्रंथ को कहा जाता है अंग उपांग प्रकीर्णक, ठीक है ना। आगे आता है सियादवाद या संयवाद किस धर्म से संबंधित है। दोस्तों ये संस्कृत के शब्द कभी बार पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत टॉपिकल होते हैं। यह है जैन धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है जैन धर्म की प्रमुख शाखाएं, श्वेतांबर और दिगंबर 2 ही होती है। आगे है मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश, मगध में शासन करने वाला जो प्रथम वंश है, मेरी जो टंग है थोड़ी स्प्लिट कर रही है क्योंकि बहुत समय हो गया बोलते हुए, प्रथम वंश है ये, ठीक है ना। मगध में शासन करने वाला प्रथम वंश है, उसका नाम है हर्देक वंश। अगला प्रश्न है नंदन वंश का संस्थापक कौन था, नंदन वंश का संस्थापक था महापद्म नंद। अगला प्रश्न अपने पास आता है, अब थोड़ा स्पीड से करेंगे क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हैं, सारे खत्म करने हैं आज की इस वीडियो में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था बताइए। अब डायरेक्ट वहां से थोड़े आगे बढ़ गए हम, आगे तक चलेंगे, पूरे वर्तमान ले आएंगे, चिंता मत करिए। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूरोपियन कौन था बताइए, आपकी जीके स्ट्रॉन्ग करते हैं आज। वो था सिकंदर, सिकंदर द ग्रेट। सिकंदर कहाँ का शासक था, ये भी प्रश्न पूछा गया। सिकंदर जो था मक दुनिया का शासन था। क्या था, दुनिया आपको याद रखना है, मक उसके आगे लगा देना है। सिकंदर ने कब भारत में आक्रमण किया, दोस्तों सिकंदर में भारत का आक्रमण किया था, उसका जो टाइम दिया हुआ ये है 326 ईस्वी पूर्व, ठीक है ना। इसको हम ईस्वी कहते हैं, ईस्वी, ठीक है। आगे चलते हैं। सिकंदर ने हाइड स्पीच यानी विसरता के युद्ध में किसे पराजित किया था बताइए भाई। पोरुष को पराजित किया था। पोरुष पुरुष महान बने, कविताएं आती है, तो पोरुष को पराजित किया था। सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था बताइए भाई। सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफैला। क्या था, बुकाफैला, बफेलो का नाम होता है ना, उसी टाइप का नाम है। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था, सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। अरस्तु सुकारात, ये ज्ञानी हुए थे बहुत बड़े बड़े, सुकारात ग्रीस के थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आता है। अर्थशास्त्र के लेखक हैं, उसको आज भी पढ़ा जाता है। कोई भी वित्त मंत्री बने बिना पढ़े उसको काम इतनी संभाल सकता है, वो थे कौटिल्य। कौटिल्य को क्या कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। इंडिका के लेखक थे, इंडिका एक बहुत बड़ी बुक हुई है, इंडिका के लेखक थे मैगसनीज, ठीक है ना। एक बात ध्यान रख लेना, ये मैगसनीज के बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूं मैं, समय लग रहा है लगने दो, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है ये। जो मैगसनीज जो थे एक बार भारत आए थे और भारत आकर के इन्होंने पूरा भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण करने के बाद इन्होंने देखा कि भारत जैसा देश इस दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर इतने डिफरेंट तरह के लोग रहते हैं तो भी इतनी समानता है कि बता नहीं सकते। और जब इनकी विविधताओं की ओर दर्शन करें तो इतनी विविधता है कि समझ में नहीं आता ये एक कैसे है, हर जगह बदलाव है। और एक बात इन्होंने बड़ी विचित्र मेरे को जो घटना लगी, ये घूमते घूमते एक बार राजस्थान में पहुंचे तो वहां इन्होंने क्या देखा, गुड़ देखा। गुड़ आप जानते होंगे, गुड़ खाने मीठा लगता है। तो इन्होंने लिखा उसको दैट वाज ए गुड़, GUR लिखा उसको, ठीक है ना। आज भी अंग्रेजी में गुड़ को GUR लिखा जाता है, सबसे पहले ये लिखा था। और इन्होंने इसको क्या सोचा, इन्होंने इसको सोचा कि ये गुड़ नहीं है। इन्होंने ये सोचा, जो मैगसनीज थे,
कि यार ये जो है, जो मधुमक्खी होती है जिसको बी कहा जाता है अंग्रेजी में, कि ये मधुमक्खी के छत्ते से निकला हुआ शहद है जिसको इन्होंने जमा लिया और जमाने के बाद पीसेस काट लिए गए इस प्रकार से, तो ये जो है शहद है, हनी जिसे कहा जाता है, हनी का ठोस फॉर्म है, इसलिए ये इतना मीठा लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। गुड़ क्या होता है आपको पता है, गन्ने से प्राप्त होता है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं देखी तो ये मतलब एकदम रम गए थे इंडिया में। तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका, जिसके लेखक थे। कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे ही एक अंग्रेज और थे कर्नल टोडरमल, जो राजस्थान में आए थे, उन्होंने भी अलग अलग चीजें लिखी। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। मेगस्थनीज किसके दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? मेगस्थनीज जो थे सेक्युलस के दूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। मुद्रा राक्षस किसकी लिखी थी? मुद्रा राक्षस एक बुक है, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाखा दत्त ने। आपको नाम ध्यान रखना है, विशाखा दत्त के नाम से। आगे आता है, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहां भेजा था? बताइए। अशोक ने श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र और पुत्री को, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। कौन सा मौर्य सम्राट जैन धर्म ग्रहण करके श्रवण बेलगोला चला गया था? बताइए। मौर्य सम्राट है ये, जैन धर्म ग्रहण करके, तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। और जो अशोक हुआ था उसने कौन सा धर्म ग्रहण किया था? आपको भी पता होगा, तलवार छोड़ करके। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बताइए भी। ये था ब्रह्मद्रस, ठीक है ना, ब्रह्मद्रथ। महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक है पतंजलि। पतंजलि जो है महाभाष्य के लेखक है। अब आप ये पतंजलि का नाम देखते ही सोचेंगे कि यार पतंजलि तो योग से है, ये महाभाष्य में कहाँ से आ गए? तो ये कंफ्यूज करेगा आपको, तो आप ध्यान रख लेना, महाभाष्य भी योग से संबंधित ही होता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न आपका। आगे चलते हैं। पतंजलि किसके दरबार में था? पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र संघ के दरबार में थे। कनिष्क किस वंश का शासक था? कनिष्क, याद होगा ना, कनिष्क। ये थे कुशांग वंश के शासक। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी, यानी पुरुषपुर। आगे आता है चरक नागार्जुन अश्वघोष वो वसुमित्र किसके दरबार में थे? दोस्तों चरक नागार्जुन अश्वघोष कनिष्क के दरबार में ही थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे इतिहास आगे आता जा रहा है, वर्तमान भी आएगा थोड़े बहुत दिनों बाद। पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण किसने करवाया था? पुरुषपुर में चैत्य का निर्माण कराया था, उसका नाम है कनिष्क। कनिष्क ने करवाया था क्योंकि ये वहां के राजा थे। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? दोस्तों एक बात ये कंफर्म है, अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं, कमेंट बराबर कर रहे हैं, तो आपका रिवाइज भी हो रहा है। और ये प्रश्न ऐसे हैं कि आप किताब लेके बैठेंगे ना तो वैसे भी बोर लगेंगे आपको, क्योंकि पढ़ने में पता है ना, मैं भी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरे को कितनी बोरिंग फीलिंग हो रही है, ठीक है ना। तो इस यही तरीका है याद करने का, तो इसका लाभ है। रेशम मार्ग का संस्थापक कौन था? रेशम मार्ग का संस्थापक भी कनिष्क ही थे। और ये सारे एक साथ आ रहे, कनिष्क से संबंधित एक साथ है, बौद्ध धर्म संबंधित एक साथ है, महावीर से संबंधित एक साथ प्रश्न है, तो उससे एक प्रकार का सीक्वेंस जनरेट हो रहा है, जो कि काफी अच्छा है। शक संवत कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है? बताइए, शक संवत में है, यह है 70 से 8 और लगा लीजिए, 78 ईस्वी, 78। मगध में शासन करने वाला ऐतिहासिक राजवंश है दोस्तों हर्यक वंश, ठीक है ना। आगे चलते हैं। किस वंश को पितृहर्ता यश के रूप में जाना जाता है? पितृहर्ता यश के रूप में जाना जाता है, हर्यक वंश को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। किस पर्वतीय दर्रे से होकर भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, 100% वाला प्रश्न है ये, बहुत बढ़िया। बताइए, इसलिए समय भी देता हूं मैं आपको, इसका आंसर लिखिए भाई, लिख लिया होगा। इसका नाम है लिपू लेख दर्रा। क्या है? लिपू लेख, ठीक है। मानसरोवर यात्रा जो है करने आप जाते हैं, तो ये मानसरोवर कैलाश पर्वत है ना, जो चीन के अंदर तिब्बत के अंदर पड़ता है, भारत से थोड़ा आगे जाना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ एक दर्रा पड़ता है, पहाड़ियां, ये कैलाश पूरा पर्वत आ जाता है, हिमाचल का भाग है।
और हिमालय पर्वत का हिमाचल तो एक राज्य हो जाता है। इसे कहते हैं लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। दर्रे बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, हिंदुस्तान के दर्रे। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह है सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, तीन बहुत बड़ी नदियां। एक तो ब्रह्मपुत्र के बारे में बताता हूं मैं, सभी के बारे में बताता हूं। चलो सबसे पहले बात करते हैं सिंधु की। ये जो सिंधु है ये आपका हिंदुस्तान है ना, हिंदुस्तान, ये नाम सिंधु के द्वारा ही पड़ा है। कैसे पड़ा है? जो आपका भारत का नक्शा है उसको आप इस प्रकार से देखिए, ये ऐसा आपका भारत का नक्शा होता है। ये आपका कश्मीर हो गया, ये इधर थोड़ा अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है ना, तो थोड़ा मैनेज कीजिएगा। ये आपका अरुणाचल वगैरह हो गया, ये थोड़ा पीओ के टाइप मान लीजिए आप, पाक अधिकृत कश्मीर। अब यहाँ पर ये जो है पाकिस्तान आ जाता है, ये वाला, ये एरिया पूरा पाकिस्तान है। यहाँ पूरा समुद्र आ जाता है, ये गुजरात वाला एरिया है, ये वाला, ये यहाँ पे आपका बॉम्बे है, यहाँ पे गोवा, ये आपका राजस्थान है पूरा, ये वाला पोर्शन राजस्थान। पंजाब भी यही है, यहीं कहीं लगा लीजिए आप। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ से एक नदी निकल रही है, ये और ये इधर ठेठ नीचे तक आ रही है, फिर ये कहाँ गिरेगी? अरब सागर में, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो ये नदी निकलती है ना उसको कहते थे सिंधुस्तान। और सिंधुस्तान क्या हुआ? भारत का ही तो नाम, भारत से तो निकल रही है, भारत पाकिस्तान के बीच से निकल रही है, तो सिंधुस्तान हुआ। अब सिंधुस्तान जो था ये यहाँ के लोग जो थे, जो जोधपुर के एरिया इधर के लोग हैं, यहाँ के एरिया के लोग, ये स को क्या बोलते हैं? ह बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सिंधु को क्या बोलते थे? हिंदू बोलते थे। और सिंधुस्तान को क्या बोलेंगे? ये हिंदुस्तान। तो दैट्स वाई अपने भारत का नाम हिंदुस्तान पड़ा। तो ये तो हुई सिंधु नदी की पूरी कहानी। आगे चलते हैं, सतलज आती है, फिर आती है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र जो है इंडिया और चाइना की, सबसे पहले प्रश्न बनता था, ये तो है चाइना और ये है इंडिया। सबसे पहले प्रश्न बनता था कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अधिकांश बार आंसर में ब्रह्मपुत्र लगाया जाता था, ये सही भी होता था, गलत नहीं है। लेकिन ये जो नदी है ना, ये भारत की नदी नहीं है, ये भारत और चीन दोनों की नदी है, ठीक है। और जो भारत में बहने वाली जो संपूर्ण नदी भारत का अधिकार है वो है माँ गंगा। गंगा नदी जो है वो भारत में बहने वाली नदी है। तो गंगा सबसे बड़ी नदी है। भारत के बाहर बहने वाली नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़ी है, भूलना नहीं है, दो कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। ब्रह्मपुत्र भी सबसे बड़ी नदी है, गंगा से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, बट गंगा भारत में बहती है और ब्रह्मपुत्र जो है भारत के बाहर भी बहती है। और ब्रह्मपुत्र ही एक्चुअली डिवाइड कर पाती है इंडिया और चाइना को। तो ये इनके बारे में था। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी? देख लीजिए, जियोग्राफी स्टार्टिंग 180 है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी है। नदी में सबसे बड़ा द्वीप, आपको पता होगा नदी में टीबा उभर के आ जाता है, उसे टापू कहा जाता है, और टापू बड़ा हो तो उसको द्वीप कहा जाता है, ठीक है ना। आसपास सारे आप क्या बोलते हैं उसको, पानी रहता है, और ये बेसिकली समुद्र में होते हैं, नदी में बहुत कम होते हैं। लेकिन नदी में जो सबसे बड़ा है उसका प्रश्न बना है तो वो है मंजुलिका द्वीप कहते हैं, वो है ब्रह्मपुत्र के अंदर। ब्रह्मपुत्र बहुत चौड़ी नदी है, बहुत लंबी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है? बताइए भाई, आपका ज्योग्राफी स्टार्ट है। देशांतर रेखा कहते हैं इसको। स्थल मंडल का तात्पर्य है पृथ्वी की बाह्य पपड़ी। पृथ्वी की जो बाह्य पपड़ी है ना, अरे भैया ये देखिए आप, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। अब स्थल क्या होता है? जमीन ही होता है ना। स्थल पे विराजिए, बैठिए, स्थल पे बिछोना लगाइए, लेट जाइए। तो ये बाह्य जो पपड़ी होगी तो ये अपनी जमीन ही तो है, यही हम रहते हैं, ये आपका घर हो गया। अब यहाँ पे आप रहते हैं तो यहाँ पे आपने टेबल लगा, इमेज लगा, तो स्थल पे तो टेबल लगाई। तो उसी प्रकार से बाह्य पपड़ी को हम क्या कहेंगे? स्थल, ठीक है। समझ में आया ना? समझाते भी चलेंगे, टाइम लगे। खैबर दर्रे से कौन से देश से जुड़े हैं? खैबर दर्रे जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जुड़े हैं इस दर्रे से। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दोस्तों एक नदी जो है उसे बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी है। और वो कोसी नदी ऐसी है कि भागकर ले जाती है बेचारे बिहार को। वर्ष 2006 के आगे ना वर्तमान आने वाला है, ठीक है।
वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्नलिखित हिमालयी दर्रों में से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? उस दर्रे का नाम आपको बताना है। उस दर्रे का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ, ये है नाथुला दर्रा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? तो इसका नाम है बेतवा। ये चलती है साउथ से और जाती है उत्तर की ओर। अब एक थोड़ा सा ध्यान देना, ये आपका भारत है। ये पढ़ने में तो आपने लग गया कि यार ठीक है, भारत भी सही ढंग से नहीं बन रहा आज तो। ये ठीक है, मान लीजिए ये आपका भारत है, ठीक है ना, भारत तो नहीं बना, कुछ अलग ही बन गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है दक्षिण, ये साउथ है आपका, ये क्या है नॉर्थ। अब क्या होगा कि ये ऊंचाई है, ऊंचाई है ना, ये नीचाई, यहाँ पे फिर समुद्र आ जाता है, ये अरब सागर आ जाता है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी आ जाती है। अब होता क्या है कि नदियां जो होती है यहाँ से निकलती है, यहाँ बैठती है, यहाँ से निकलती है, यहाँ हिमाचल से निकल के इधर आती है। लेकिन हो क्या रहा है, एक नदी ऐसी है, बेतवा इसका नाम है, दक्षिण से निकलती है, इधर बहती है। कैसे बहती है, ग्रेविटेशन कैसे लगता है भगवान जाने, लेकिन ये बहती है। तो इसका नाम क्या है, बेतवा। बेतवा की जगह आप बेतुका भी कर सकते हैं। बेतुका कैसे, क्योंकि उल्टा जा रहा है ना भाई, समझ लीजिए, याद करने की बात बता रहा हूँ। और समझ में आ रहा है ना आपको, ये समझा रहा हूँ मैं, ठीक है ना, तो उसका कमेंट करके बताइए मेरे को। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? उड़ीसा का शोक नदी जो है महानदी है, महानदी, ठीक है ना। पृथ्वी के किस भाग में निकल और लोहे की प्रधानता है? निकल जो है धातु होती है, लोहा जो है धातु होती है, उसकी प्रधानता किस भाग में? वो है नीचे भाग में, ठीक है ना। नीचे एक पृथ्वी के अंदर भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी डेल्टा नहीं बनाती? एस्चुअरी डेल्टा जो होता है वो नहीं बनाती। कौन सी है? वो महानदी है, और ये उड़ीसा की शोक नदी है। बोस्निया का सबसे प्रमुख पर्वत कौन सा है? ये है दोस्तों डेनेरिक आल्पस। क्या है? डेनेरिक आल्पस, नाम याद रखना है। कोला प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में स्थित है? दोस्तों कोला प्रायद्वीप जो है वो रूस में स्थित है। इन सभी प्रश्नों का रिवाइज करने के लिए लिंक मैं दे दूंगा, और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इस वीडियो को देख लेना। लगभग आपके कई सारे प्रश्न जो है यहीं से बन जाएंगे। छोटा नागपुर पठारी प्रदेश का सबसे प्रमुख नगर कौन सा है? यह है रांची। अब एक बात ध्यान रखना, नागपुर जो है वो महाराष्ट्र में है, रांची जो है वो झारखंड में है, ठीक है ना। तो छोटा नागपुर जो कहां पे आएगा? झारखंड। और नागपुर कहां आएगा? महाराष्ट्र। एक बात और बताता हूं, उदयपुर राजस्थान के अंदर है, छोटा उदयपुर कहां पर है? गुजरात के अंदर, ठीक है ना। इस प्रकार से कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? दोस्तों कोचीन का जुड़वा नगर है एर्नाकुलम, नाम ध्यान रखना है, एर्नाकुलम इसका नाम है। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र निम्न में से कौन सा है? बताइए, लिखिए, बताइए। यह है नेपाल। हालांकि अब तो वहां पर भी दूसरे धर्म के लोग रहने लग गए। पृथ्वी की अनुमानित आयु निम्न में से कितने वर्ष है? बढ़िया प्रश्न है, 400 करोड़ वर्ष। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। आप कमेंट करते रहिए, हारिए मत, घबराइए मत। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, आप कमेंट तो कर ही सकते हैं। गले की स्थिति मेरी देख सकते हैं आप, थोड़ा दिक्कत हो रही है। सन 1902 में, बहुत पहले की बात, आजादी से भी बहुत पहले की बात है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थापित की गई थी? ये की गई थी दोस्तों शिव समुद्रम में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन में निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? दोस्तों किया गया था ये रानीगंज में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी वृद्धि प्रतिशत में देश में सबसे तीव्र गति से हो रही है? ये है महिला साक्षरता। ध्यान रख लेना, ये प्रश्न बहुत ही महत्व रखता है। महिला साक्षरता की वृद्धि हो रही है। महिलाएं साक्षर ही नहीं हो रही, बल्कि महिलाएं टॉप भी कर रही है। लड़के तो कोई आ ही नहीं पा रहे हैं बेचारे। निर्माण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? दोस्तों अग्नेय चट्टान जो है सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, रट लीजिए। निम्न में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? अमरनाथ की गुफाएं जो है महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। निम्न में से यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रखे, क्योंकि वन लाइनर अपन को बनाने थे। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत
कोटपेक्सी कहां पर स्थित है? ये है दोस्तों फिलीपींस के अंदर। निम्न में से किस क्षेत्र में विश्व का सर्वाधिक पशुओं का मांस उत्पादित किया जाता है? ये है दोस्तों तो पंपास क्षेत्र, और ये अर्जेंटीना में पड़ता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न अपना है, निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? दोस्तों इसका आंसर है गेसर, ठीक है ना। निम्न में से कौन पृथ्वी का एक स्थायी खंड नहीं है? इसका आंसर है हिमालय पर्वत। ये स्थायी नहीं है, आपको पता होगा, ये चलायमान है, ये ऊपर उड़ता रहता है, और पृथ्वी जो है चट्टाने प्लेट्स जो है 1000 सालों के अंदर ये होता है, दिखता नहीं है लेकिन होता है सब। निम्न में से कौन सा आध्यात्मिक खनिज है? इसे कहते हैं हम जिप्सम, ये आध्यात्मिक खनिज है। यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच वायुमंडल को हटा हुआ मान लिया जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? दैट इज कॉल्ड, साइंस के प्रश्न भी आ चुके हैं। काला होगा, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से अंतरिक्ष हट जाएगा तो चमक ही खत्म हो जाएगी ना, फिर आसमान का रंग काला ही होगा। रात में कैसा होता है वैसा ही होगा। निम्न में से कौन सी नदी पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण करती है? ये करती है मिसिसिपी। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? आयन एंथ्रासाइड। दोस्तों आयन जो होता है Fe होता है, और एंथ्रासाइड होता है, ये कोयले का प्रकार होता है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला ये होता है। एंथ्रासाइड, बिट्टूमनी, ये सब सारे कोयले का प्रकार होता है, लिग्नाइट, पीट। सेरीकल्चर निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? दोस्तों सेरीकल्चर रेशम के उत्पादन से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? दोस्तों सबरीमाला केरल में स्थित है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों आपको पता होगा अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ये दिल्ली में जाकर समाप्त होती है, राजस्थान से गुजरती हुई जाती है। ओंकारेश्वर जल विद्युत संयंत्र से ऊर्जा उत्पन्न होती है 520 मेगावाट। पूछा गया प्रश्न है ये एग्जाम में। टूल बूल परियोजना निम्नलिखित नदी से संबंधित है? दोस्तों देख लीजिए, टूल बूल ये है झेलम नदी से संबंधित। झेलम नदी कहाँ है? झेलम नदी है पाकिस्तान से सटे हुए प्रदेश जम्मू कश्मीर जिसे कहा जाता है, वहां है। आपने एक पिक्चर देखी होगी, शाहिद कपूर की वो मूवी थी, उसका नाम था हैदर, उसमें बहुत अच्छा गाना आता है, झेलम झेलम जूमी किनारा। तो ये झेलम से संबंधित बहुत ही खूबसूरत नदी ये है। गंगा के बाद अगर कोई खूबसूरत नदी है तो वो ये है इंडिया के अंदर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा पर चल रही है, और नर्मदा एमपी से जाती है, गुजरात में प्रवेश करती है। फिर मलीवीड प्रक्षेप की सबसे प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? दोस्तों ये है शुद्ध क्षेत्रफल, ठीक है ना। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? दोस्तों आपको पता होगा ग्रीक भाषा में किया गया था। आगे आता है, गहरी जड़ों वाली फसलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है? जड़ें गहरी होगी तो कौन सी मिट्टी काम आएगी? काली मिट्टी। निम्नलिखित में से किस फसल को प्रति हेक्टेयर अधिक जल की आवश्यकता पड़ती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह है गन्ना। गन्ने को सबसे ज्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, और इसके बाद आता है जो आपका धान की फसल होती है जिसमें से चावल बनता है, उसको भी काफी ज्यादा पानी की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। कपास, चाय और जूट की। अगला है माउंट एवरेस्ट, ऊंचाई 8848 मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। वर्ग मीटर मत कर देना इसको, और किलोमीटर भी मत कर देना, ठीक है ना। के बाद विश्व की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी? यानी माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी पूछा गया है, प्रश्न को बड़ा कर दिया। उसका नाम है माउंट केटू, गार्डविन ऑस्टिन, ठीक है ना। माउंट केटू नाम इसका। नाम तो केटू, ये माउंट इसलिए लगाया गया क्योंकि पर्वत है। नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को किस नाम से जाना जाता है? नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक, ध्यान रखना एक शब्द लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति खुद बनाती है इनको। क्या कहते हैं इनको बताइए? तटबंध इनको कहा जाता है। काली मंथन जिस द्वीप का अंग है वह है, दोस्तों उसका नाम है बोर्नियो। क्या नाम है? बोर्नियो। खारी नदी जिस अफवाह तंत्र का अंग है वह है, खारी नदी जो है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला, वह क्या प्रश्न है राजस्थान वालों के लिए बताइए।
क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जैसलमेर किस प्रकार से, दोस्तों जैसलमेर के अंदर थार मरुस्थल आता है ना, तो इस वजह से तो वो क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो जयपुर है, उसके बाद क्या आता है भाई बताइए, जोधपुर आता है कि नहीं आता है, और फिर उसके आगे चाहें तो इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है? इसका नाम है सुषमा धारा, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना है, ठंडी तथा भारी वायु द्वारा गर्म एवं हल्की वायु के ऊपर उठा देने से निर्मित वाताग्रह क्या कहलाता है? ठंडी तथा भारी वायु के द्वारा। दोस्तों एक बात ध्यान रख लेना, वायु का कंसेप्ट पूरा समझाता हूँ, साइंस का रोड है, शीत वाताग्रह कहते हैं इसको। तो अब ये किस प्रकार से रटने का काम नहीं, इसको तो समझा दूंगा मैं आपको, चिंता मत करिए। लो ये देखिए, अभी थोड़ा मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। दिस इज द टेक्निकल। होता क्या है दोस्तों, ये हमारी हवा जो है ना, इसका एक प्रॉपर्टी होता है। प्रॉपर्टी किस प्रकार से होता है इसका, ये ठंडी जितनी रहेगी जितनी नीचे रहेगी, आपके रूम टेम्परेचर पे ये जितनी, जैसे मान लो ये आपका रूम है पूरा, ठीक है, यहाँ पर आपका फैन लगा हुआ, तो फैन तक तो गर्म हवा जाती है, यहाँ पर जो वायु होगी ना वो होगी गर्म, ठीक है, और यहाँ आपकी जो वायु होगी वो होगी ठंडी, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्यों होती है? सबसे पहली बात तो आपने देखा कि नहीं देखा, गर्म हवाएं ऊपर जाती है। नहीं देखा है तो अभी आपको कंसेप्ट बता रहा हूं। आप एक मोमबत्ती जलाइए और मोमबत्ती जलाने के बाद धुआं देखिए, अगरबत्ती जला लीजिए, धुआं हमेशा ऊपर ही जाएगा, वो कभी ऐसा नहीं है कि नीचे आ रहा हो। धुआं क्या है, धुआं को क्या कहते हैं, CO2 कहते हैं धुआं को, ठीक है ना, ये गैस है। धुआं क्या है, गैस है। तो गर्म हवाएं ऊपर जाती है, इस प्रयोग से आप देख सकते हैं, और ठंडी हवाएं नीचे रहती है। अब यहाँ पर इस प्रश्न को देखिए, इसमें ये कह रहा है ठंडी तथा भारी। अब ठंडी होगी तो नीचे रहेगी, भारी मान ली इन्होंने, गर्म होगी तो हल्की हो जाएगी। गर्म हवा हल्की वायु के ऊपर उठा देने को क्या कहते हैं? जब ठंडी नीचे रहेगी और ये भारी रहेगी तो नीचे रहेगी, हल्की जो है गर्म रहेगी ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ नीचे क्या बनेगा? सीधी सी बात है, नीचे ठंड होगी तो ठंड जो होगा, ठंड वाताग्रह यानी ठंडा वातावरण होगा ना, तो इसी प्रकार से शीत, ठंड को क्या कहते हैं? शीत, वाताग्रह वातावरण, बस वही बात है। समझ में आएगी बात? समझने में देर नहीं करनी, कमेंट पूछ लेना अगर नहीं आता तो। निम्नलिखित में से किस उद्योग को धुरी उद्योग या उद्योगों का आधार कहा जाता है? यह है लोहा इस्पात उद्योग को। जिस इंडस्ट्री में लोहा नहीं होता वहां इंडस्ट्री ही नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्री हर एक में लोहा की जरूरत होती है। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा गया है? दोस्तों ये है ज्वालामुखी। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहां पर स्थित है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट ये स्थित है वरहद ही एवं लघु हिमालय के बीच में। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु दोस्तों जस्ता, स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। भारत में देश का पहला दिया सलाई बनाने का कारखाना सन 1921 जो कि अंग्रेजों के जमाने में लगा था, किस स्थान पर स्थापित किया गया था, जो आज भी सुचारू रूप से चल रहा है? बहुत बात है, बढ़िया। यह है अहमदाबाद में। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना है? दोस्तों ये इतना है, और इतना बहुत ज्यादा होता है, आदमी क्या लोहे को भी पिघला देता है ये तापमान। अब सूर्य का धरातल क्या हो गया? सूर्य के स्थल, जो आपका सूर्य का जो ऊपरी भाग है ना, उसे कहते हैं सूर्य का धरातल। संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखने वाला मेघ है, वो है पक्षाब। पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में नहीं था, पृथ्वी के आरंभिक वातावरण में ऑक्सीजन नहीं था। बेंगुला की धारा है, बेंगुला की धारा होती ठंडी महासागरीय धारा। किस प्रकार के मौसम में नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं? नुकीली पत्ती वाले वन जो है साइबेरियन में पाए जाते हैं। साइबेरियन मौसम होता है साइबेरिया के अंदर, वहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, ठंडा मौसम होता है। ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में स्थित है। भारत किसके कारण एक उष्णकटिबंधीय देश कहलाता है? अक्षांशीय विस्तार के कारण। अगला प्रश्न है, कोयले कारो जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोयले कारो जल विद्युत परियोजना बिहार के अंदर स्थित है।
केंद्र मुख लोहे खनिज परियोजना निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये स्थित है कर्नाटक में। भारत में खनिज तेल के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं दोस्तों अवसादी या परतदार चट्टानों पर। अगला आता है भारतीय जलवायु सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी रखती है? बताइए। पवनों के विपरीत स्वभाव, यह भारतीय जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी वजह से मौसम का पूर्वानुमान सही नहीं लगाया जा पाता भारत में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल। छोटा नागपुर पठार जिस संस्थान से समृद्ध है वह है? छोटा नागपुर पठार कहां पर है पहले बता दीजिए। रांची। खनिज मिलते हैं वहां पर बहुत ज्यादा। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र। भारत का मुख्य कृषि पदार्थ आयात मद है। यह है खाने योग्य तेल आयात मद है, ठीक है ना। नेवल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? नेवल यानी नेवी का, एयर स्टेशन यानी एयर स्टेशन है। कहां है? गरुड़ कहां पर स्थित है? ये स्थित है आपका कोच्चि में। दक्षिण ध्रुव लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। यह है शरद अयनांत, ठीक है ना। अगला आता है ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं? क्षोभ मंडल के कारण। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? नाइट्रोजन का। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मेघ है? पक्षाभ मेघ उच्च मेघ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्षण का प्रकार नहीं है? वर्षण कुहरा। कुहरा जो होता है वर्षण का प्रकार नहीं होता है, ध्यान रख लेना। कुहरा समुद्री तट के सहारे कोहरे का निर्माण के कारण है। यह है अभिवहन। दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? थाला सबसे बड़ा है गोदावरी का। ध्यान रख लेना दक्षिण में कहा है ये, ठीक है ना। उत्तर में नहीं, उत्तर में गोदावरी मत लिया ना आप। सस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? सस्य गहनता, यह है पंजाब। सस्य गहनता यानी सस्य श्यामला, जहाँ खेती होती है बढ़िया। विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? विश्व के पूछा है, भारत का नहीं पूछा है, ध्यान रख लेना। 11% भाग ही कृषि योग्य है। बाकी भाग में नदियां, पहाड़, बंजर, वन, पता नहीं क्या क्या। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ये कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? सबसे पहले दोस्तों ये बहुत बड़े व्यक्ति थे, अरस्तु, इन्होंने कहा था, ये गुरु थे। नदियों में जल प्रदूषण का माप की जाती है, ये की जाती ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से, ठीक है ना। अम्लमती बांध किस नदी पर है? कृष्ण नदी पर। रेड रिवर के डेल्टा क्षेत्र में स्थित नगर कौन सा है? कमेंट करके बताइए भाई। हनोई स्थित है। मां का सारा जल संधि निम्न में से किन को अलग करती है? ये करती है दोस्तों जावा एवं सारावाक। न्यूमर द्वीप निम्नलिखित में से कहां स्थित है? न्यूमर द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लेपीज किस क्षेत्र से संबंधित है? स्थलाकृति बताइए। लेपीज जो है किस क्षेत्र से संबंधित स्थलाकृति है? काष्ठ से संबंधित स्थलाकृति यह है। औद्योगिक नीति में सरकारी नियंत्रण के क्षेत्र में रखे गए उद्योगों की संख्या कितनी होती है? बताइए। ये औद्योगिक नीति कब की है? सन 1948 की आजादी के एक साल पश्चात। 18 थे टोटल, ठीक है ना। और 18% जीएसटी की घोषणा अभी की है, तो इस प्रकार से आप 18 से याद कर सकते हैं। कागो नदी में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। सन 1902 में भारत की सबसे पहली विद्युत परियोजना निम्न में से कहां स्थापित की गई थी? ये की गई थी शिव समुद्र में, ठीक है ना। शिव समुद्र नाम इसका। भारत में सर्वप्रथम कोयला उत्खनन निम्न में से किस स्थान पर प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था दोस्तों रानीगंज में। कमेंट करिए रानीगंज। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटीपेक्सी कहां पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा, ये फिलीपींस में स्थित है। 2 बार ये प्रश्न आ चुका है, पहले बता दिया मैंने। इस टाइप का प्रश्न था। निम्न में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? गेसर। नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से संबंधित है। अभी एक बात ध्यान रख लेना, ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और स्टार मार्क सबसे पहले करता हूँ मैं इस प्रश्न पे, कई बार पूछा गया है। अब एक बात ये आती है कि सर ये मछली जो होती है इनका कलर कोई नीला तो होता नहीं है, सारी मछलियाँ कोई सफ़ेद भी होती है, कोई अलग प्रकार की भी होती है, फिर ये मछली क्रांति की समझ में नहीं आया बात। सही है ना? नहीं आना भाई, नहीं आता, नहीं आया उसमें क्या बात है भाई। हरित क्रांति किससे संबंधित है? कृषि से। कृषि में क्या होता है? सारे पौधे हरे होते हैं भाई। उसके बाद आता है श्वेत क्रांति, पशुपालन से दूध बनता है। फिर आता है नीली क्रांति, ये क्या है भाई? ये भी मछली से संबंधित कैसे होगी? मछली नीली तो नहीं होती। अरे मेरे भाइयों, मछली नीली नहीं होती, पर मछली कहाँ पलती है? पानी के अंदर। तो पानी जो है नीला ही तो होता है। चलिए नीला कलर से बना देते हैं पानी को। ये ले, ये नीला बना दिया पानी को। ये नीला होता है ना पानी, ये देखिए पानी नीला ही तो होता है। तो पानी से संबंधित है ये, ठीक है ना? मछली पानी में रहती है। काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक होती है? दोस्तों ये कपास की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी जहां पर होती है वहीं पैदावार जो ज्यादा होती है। किस मिट्टी का निर्माण बेसाल चट्टानों के विखंडन से हुआ? काली मिट्टी का ही हुआ है। और किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती? काली मिट्टी में आवश्यकता तो होती है, देखो सीधी सी बात बताऊं मैं, कम होती है। भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? रेगुड़ कहा जाता है। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है ग्रेनाइट से, ध्यान रख लेना। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती है? लेटेराइट। क्या है? लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस मिट्टी के बारे में यह कहा जा सकता है कि इसकी जुताई स्वतः होती रहती है? यह है काली मिट्टी। काली मिट्टी जो है सभी मिट्टियों की मदर है, ये मान लीजिए आप। लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह कठोर एवं गीली हो जाने पर दही की तरह लिपलिपी हो जाती है? वह क्या प्रश्न है? यह है लेटेराइट मिट्टी है। लेटेराइट मत पढ़िए। पीले कलर की मिट्टी देखिए जिससे ये आपकी मटकियां वगैरह बनती है, जो बर्तन बनते हैं, कुम्हार बनाते हैं, बहुत ही शानदार बर्तन बनाते हैं, ठंडा पानी रखते हैं वो, तो उस मिट्टी को कहा जाता है। तो उसको पहले गीली कर लेते हैं ये, तो एकदम लिपलिपी हो जाती है। और जैसे ही सुखाते हैं मिट्टी कितनी कठोर हो जाती है। आपने देखा होगा मटकी कितनी कठोर होती है। आपके पानी भरने का जो घड़ा होता है ना, मटकी कहते हैं हमारे राजस्थानी भाषा में उसको। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ये होते हैं दोस्तों उष्णाद्र पतझड़ वन। देख लीजिए, अगर मान लो देश के सर्वाधिक क्षेत्र पे पाए जा रहे हैं तो सभी जगह तो बरसात होगी नहीं, और है ये वन, तो बिना वर्षा के जो वन पैदा होते हैं उन्हें कहते हैं हम उष्णाद्र और पतझड़ वन, ठीक है ना। भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है? दोस्तों आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा मूंगफली होती है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार कहलाता है? दोस्तों छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड में उपस्थित है। तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों तीसरा स्थान है, बहुत ज्यादा तंबाकू उत्पादन करते हैं। भारत में आधुनिक लोह इस्पात उद्योग का वास्तविक प्रारंभ किस स्थान पर स्थापित कारखाने से हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुल्टी। क्या है? कुल्टी, उल्टी नहीं है, कुल्टी। भारत में सीमेंट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? यह है राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज्यादा सीमेंट उत्पादन होता है। आगे आता है स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? यह काला पानी वाला प्रश्न है जो काले अक्षरों में लिखा गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। होता क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दोस्तों ये सबसे बड़ा टापू अपने भारत का है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर आने जाने के लिए या तो प्लेन से जाएंगे या फिर जो समुद्री मार्ग होते हैं उनसे जाएंगे, इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। तो वहां पर अगर किसी को जो आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है वो वहां पे ले जाया जाता था, तो उससे काला पानी कहता थे। कि जैसे मान लो कोई चोर है, अब उसे वहां ले गए, वहां ले जाते हैं, वो कहीं भगने का तो राह नहीं, क्योंकि बाहर आएगा तो टापू के बाहर तो समुद्र है, हेलीकॉप्टर है नहीं और समुद्री मार्ग से आ नहीं सकता। और दूसरी बात, जीव भी काफी ज्यादा है, काफी खतरनाक जीव। ऐसा बताते हैं कि अंडमान निकोबार के जो सूक्ष्म टापू हैं वहां पर अभी तक कोई भी व्यक्ति
अभी तक भी, वर्तमान में भी अभी तक कोई भी व्यक्ति नहीं गया है, और जो गया जिंदा वापस नहीं लौटा, इस प्रकार का वो है। तो अंडमान द्वीप निकोबार द्वीप समूह, निम्न में से कौन सा हैदराबाद का जुड़वा नगर है? ये सिकंदराबाद है दोस्तों। भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल कौन सा है? ये है लद्दाख, ठंडा मरुस्थल है, ये है मरुस्थल लेकिन ठंडी रहती है हमेशा। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी से बनाती है? ये बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र से। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। गंगा और ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है, ये है उत्तराखंड तथा तिब्बत में। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थान भारतीय क्षेत्र में नहीं है? ब्रह्मपुत्र का। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। दर्रे वहीं होंगे जहां पहाड़ होगा। तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? वो जगह का नाम बताना है जहां से होकर भारत में आती है। अरुणाचल प्रदेश से आती है दोस्तों। और ब्रह्मपुत्र भी अरुणाचल प्रदेश असम में भी आती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी की ब्रह्मपुत्र की है। यह लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर। देख लीजिए 2900 किलोमीटर। अब आप एक अनुमान लगा लीजिए, 2900 किलोमीटर इनकी लंबाई है नदियों की, और लगभग 6400, ये सही आंकड़ा दे रहा हूं आपको, ये 6400 केमी जो है ना, ये आपके पूरे पृथ्वी की रेडियस है। अब आप देख लीजिए कितनी बड़ी ये नदियां होंगी। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? यह है जेलेपा। जेलेपा नाम इसका, जेलेपा लिखिए, आप लिखिए जेलेपा। बुर्जिल तथा जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यह है जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है? यह है कोसी नदी। इसीलिए इसे बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? सरकार बांध बनाती है ताकि जनता को दिक्कत ना हो, लेकिन उस कोसी नदी ऐसी है जहां बांध बनाएगी वहां सूखत रह जाएगा, जहां बांध नहीं बना उधर होके पानी निकाल के ले जाती है। बाढ़ के टाइम पे मार्ग बदलती है, कुल मिला के जनता को दिक्कत होती है। भारत का प्रमाणित समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? दोस्तों इलाहाबाद से। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है परंतु अलग अलग दिशाओं में बहती है? वो है दोस्तों नर्मदा और सोन। अगला प्रश्न अपना है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? ये जानी जाती गोरे से। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक विनाशक नदी कहलाती? कोसी है। कोसी जो है सबसे विनाशक नदी है क्योंकि ये बहुत ज्यादा नुकसान करती है लोगों का, भारतीय लोगों का भी करती है, बिहारी लोगों का भी करती है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति समुच्चय आवश्यक है? दोस्तों गेहूं की खेती के लिए मध्य ताप और मध्य वर्षा वाला क्षेत्र आवश्यक होता है। और ये कहां पर होता है? ये राजस्थान के अंदर होता है, पंजाब के अंदर ऐसा ही मौसम रहता है। भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग सेम है? यह है नैनी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है? बंगाल आ चुका है। दामोदर नदी बंगाल का शोक है। तावा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों तावा जो है नर्मदा की सहायक नदी है। यू आकार वाली घाटियों का विकास किस प्रकार के क्षेत्र में होता है? ये होता है दोस्तों हिमानी क्षेत्र में। जापान को पहले किस नाम से जाना जाता था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। निप्पन के नाम से जाना जाता, निप्पन होता है ना, उसके नाम से जाना जाता था। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय निम्न में से किस देश में पैदा होती? वो होता है ताइवान। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाले विद्वान निम्न में से कौन से थे? ये थे दोस्तों इरेटोस्थनीज। अगला आता हमारे पास विश्व बैंक एटलस सन 1993 के अनुसार निम्न में से किस देश की जनसंख्या की औसत आयु सबसे कम है? दोस्तों यह है गिनी बिसाऊ। बादलों के फटने का क्या तात्पर्य है? तड़ित झंझा के साथ तीव्र मूसलाधार वर्षा की असामान्य दशा। भारत में सर्वोत्तम श्रेणी का संगमरमर निम्न में से किस स्थान प्राप्त होता है? दोस्तों ये स्थान है मकराना, ये राजस्थान में पड़ता है और इसी से ले जा करके
आपके ताजमहल का निर्माण किया। निम्न में से किस पर्वतों का पालना कहा जाता है? पर्वतों का पालना होता है भूसन्नितियों को। क्या कहा, किसे कहा जाता है? भूसन्नितियों को। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच बना हुआ है? दोस्तों ये बना हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से किस एक का कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? यह है दोस्तों हरियाणा का वन क्षेत्र बहुत न्यूनतम है। वर्ष 2000 से 2001 में भारत द्वारा आयात की गई निम्न वस्तुओं में से रुपयों के नामांकन में कौन शीर्षस्थ है? यह है दोस्तों मोती और कीमती पत्थर। विश्व वन क्षेत्र में किसका एक फैलाव प्रतिशतता सर्वाधिक है? शीतोष्ण शंकुवक्षी वन का। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीनी वेधशाला कहां पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है भारत में। यदि एक प्रक्षेप तारों को क्षितिज क्षेत्र से लंबवत उठता देखता है तो वह अवस्थित होता है। दोस्तों ये होता है विषुवत रेखा पर। अगला आता है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु क्या है? दोस्तों अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु 370 मिलियन वर्ष है। पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि से के द्वारा किया जाता है? यूरेनियम विधि के द्वारा किया जाता है। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये मकराना में पाया जाता है, राजस्थान में। उच्च दाब क्षेत्र के से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली हवाएं होती है, व्यापारिक हवाएं। निम्न में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है। निम्न में कौन सा क्षेत्र लोहा क्षेत्र है? कंदरेमुख क्षेत्र जो है लेहा क्षेत्र है। दोस्तों निम्न में से अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदी? ताप्ती नदी अरब सागर में गिरती है। निम्न में से कहां पर जल विद्युत ग्रह स्थित है? कोयना में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कौन से वस्तु आयात की जाती है? हल्दिया बंदरगाह से दोस्तों आयात की जाती है पेट्रोलियम पदार्थ आयोजित किए जाते हैं। भारत का प्राचीनतम विलित पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला बहुत प्राचीन है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? और कोयला क्षेत्र है झरिया। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत रूप से कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है सुंदर वन में। अगला है भारत में प्रथम जीवमंडल अंतरिक्ष क्षेत्र कौन सा है? यह है दोस्तों नीलगिरी। ग्रांड बैंक कहां स्थित है? अटलांटिक महासागर में ग्रांड बैंक स्थित है। प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? ये जम्बू द्वीप का खंड था। 1992 से 1993 में किसकी उपज इतनी प्रचुर मात्रा में हुई कि उसे एक कीर्तिमान माना गया है? दलहन की। नए ताप विद्युत संयंत्र का भरण किसके द्वारा किया जाता है? त्रिएक कोयला से किया जाता है। दोस्तों भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सबसे विरल प्रदेश कौन सा है? जम्मू कश्मीर। माउंट एवरेस्ट पर्वत किन दो देशों की सीमा बनाती है? नेपाल और चीन की। भारत सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहां पर स्थित है? कहां से कहां तक जाता है? ये NH7 की बात हो रही, वाराणसी से कन्याकुमारी तक जाता है, बहुत लंबा है ये। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? दोस्तों सतलज नदी से, व्यास नदी से निकाली गई है। निम्न में से कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक कथन है वृहत ज्वार भाटा पूर्णिमा को आता है। बिल्कुल सही बात है। पूरा चांद दिखेगा तो ज्वार भाटा भी दिखेगा। पूरा चांद पूर्णिमा को दिखता है। भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान सबसे ज्यादा जस्ता होता है। खनिज भी यही होते हैं सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप प्यासी भूमि का देश कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। भारी मोटर गाड़ियों के लिए डीजल तेल प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि सस्ता ईंधन जो है वे होता है, डीजल सस्ता होता है और आपका जो है पेट्रोल महंगा होता है, तो डीजल को प्राथमिकता दी जाती है। भारत में निम्न में से किस राज्य में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? दोस्तों झारखंड में सबसे ज्यादा अदरक निकलता है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई? छत्तीसगढ़ में लिंगानुपात बढ़ा है। शिव समुद्र जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर है? कावेरी नदी पर स्थित है। भारत में सर्वाधिक लंबाई वाला रेलवे प्रखंड कौन सा है? यह है उत्तर रेलवे। एक बात और बता दूं, MWR जो है वो सबसे लंबा है और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, सबसे लंबा रेलवे स्टेशन गोरखपुर में है। सरगेसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है? यह है अटलांटिक महासागर में। निम्न में से कौन सी बागानी फसल नहीं है? चावल नहीं है। निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल नहीं है? यह है
साहिवाल, साहिवाल नस्ल जो है दिक्काजी नस्ल नहीं होती। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है? मेवाती जो है बकरी नहीं होती है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों होता है? कैरोटीन के कारण होता है। निम्न में से किस फसल की कृषि मात्र उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है? ऐसी फसल जो है उसकी कृषि उत्तरी गोलार्ध में ही होती है, उसे कहते हैं चुकंदर। पोर्टवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? दोस्तों पोर्टवार जो है पहले भारत में ही था, फिर पाकिस्तान अलग हो गया तो वो पाकिस्तान में चला गया। अभी तक कौन सी पंचवर्षीय योजना पूरी तरह से असफल रही है? तृतीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल बेकार रही है। निम्न में से किस उद्योग में गंधक का सर्वाधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? दोस्तों इस उद्योग का नाम है रसायन उद्योग। रसायन के अंदर गंधक बहुत ज्यादा यूज होता है। जनगणना 2001 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद अधिक है? ये पूछा गया है उत्तर प्रदेश के बाद अधिक है, ठीक है ना। प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए आप। तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र की होती है। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट वेल्स कहां पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है, बेचारा सबसे छोटा भाई है। भारत में निम्न में से सबसे बड़ा पोत कहाँ है? कोच्चि में ही है। अगला प्रश्न अपना आता है, बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए तो कौन सी दिशा में इंगित होगी? दोस्तों तूफानी मौसम इंगित होता है अगर बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट आ जाए, क्योंकि फिर तूफान आता है। तूफान से पहले शांति रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, इसलिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत हमें देता है, तपत देता है, फायदा भी करता है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यह है शारदा नहर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति ग्रह है। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर की आबादी सबसे ज्यादा है? दोस्तों ये शहर है बीजिंग। पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? दोस्तों अटलांटिका में पाई जाती है। आर्कटिका, अटलांटिका आर्कटिका लिखा हुआ है यहाँ पर। भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वतमाला। 10 बार प्रश्न आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? दोस्तों फैक्ट्रियां गुजरात में लगती है, ठीक है ना, सूरत उसका नाम है। पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? गुरु रामदास जी ने किया था। भारत में रेल लाइन का निर्माण किस दो शहरों के बीच हुआ था? मुंबई से ठाणे के बीच। चीनी उद्योग सबसे अधिक किस राज्य में विकसित हुआ है? उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग बहुत ज्यादा, गन्ना बहुत होता है। निम्नलिखित में से किस एक के लिए सतारा प्रसिद्ध है? उस्मा के लिए सतारा विद्युत संयंत्र प्रसिद्ध है। सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? दोस्तों सहरिया जनजाति जो है उसके लोग वैसे तो राजस्थान के बारां में भी निवास करते हैं और मध्य प्रदेश में भी निवास करते हैं। गांधी सागर बांध में निम्नलिखित में से किस एक भाग में है? चंबल परियोजना के भाग में आता है गांधी सागर नहर, और ये जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान के कोटा के मध्य स्थित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजमार्गों से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? कोलकाता हिजरा की। सांबर झील राजस्थान के किस नगर के सबसे निकटतम है? जयपुर के निकटतम है। एक बात और बता दूं, सांभर जो है वो जयपुर जिले के अंदर आता है, नागौर के सीमा के टच में है, ठीक है ना। और यहाँ सबसे बड़ी झील होती है सांभर झील, नमक उत्पादन की झील है ये। बोकारो तापे संयंत्र बिजली घर जो है झारखंड में स्थित, झारखंड में बोकारो होता है, आपको पता होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है? कोलकाता का। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ स्थापित किया था? दोस्तों वो किया था सूरत में। कारखाने की बात है कि सूरत चले जाना, गुजरात चले जाना। निम्न में से नगरों में माध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? बेंगलोर की ऊंचाई सबसे अधिक है। अगला प्रश्न अपने पास आता है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? दोस्तों मटर की फसल करें नाइट्रोजन मिल जाएगी। आप यूरिया डालते हो ना, उसमें भी नाइट्रोजन ही होता है, उसमें लिखा होता है 79% नाइट्रोजन, 56% नाइट्रोजन। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या है? दोस्तों ये प्रकाश विसरण होता है धूलिकण, धूलिकण इनको कहा जाता है। जनगणना 2001 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसके एक राज्य में अधिकतम महिला साक्षरता दर है? छत्तीसगढ़ में। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा लगाने के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? बृहस्पति ग्रह सबसे ज्यादा समय लेता है बेचारा। बौद्ध की अधिकतम संख्या बौद्धों की, यानी बौद्ध धर्म के अनुयायी को बौद्धों कहा जाता है, कहाँ पाई जाती है? दोस्तों ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। भारत में सबसे पहली बार रेल 1853 में चली थी, अंग्रेजों के काल में ये चली थी। भारत में किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन प्रदेश कौन सा है? दोस्तों ये है उत्तर प्रदेश। अजंता एलोराई गुफाएं किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। और जो खजुराहो है वो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी सेतु कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है।
केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? धनबाद में स्थित है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल राजस्थान में पाया जाता है, थार का मरुस्थल। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से किस जगह स्थित है? तिरुवनंतपुरम में स्थित है। भारत में जनजातियों के निराधारण करने के लिए क्या आधार है? सांस्कृतिक विश्लेषीकरण के आधार पर ये निराधरण करते हैं। विभिन्न आवास होते हैं। एक मात्र जानकारी ये है कि जनजातियां वो होती है जो विशेष रूप से अपने पौराणिक जो होती है उन्हीं सांस्कृतिक कारणों के लिए जानी जाती है, उन्हें जनजातियां कहा जाता है। राजस्थान के मुख्य जनजातियों में भील मीणा आते हैं, गरासिया जनजाति आती है, बहुत सारी जनजातियां हैं। राजस्थान में नहर कहाँ से निकलती है? सतलुज से निकलती है। ये कौन सी नहर है राजस्थान में सतलुज से निकलती है? बताइए, कमेंट करिए साहब, ये कौन सी नहर है साहब? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोल के बताया, ये कमेंट नहीं आया अभी तक आपका। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर टोडा जनजाति निवास करती है। भारतीय मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? दोस्तों ये लिया जाता है इलाहाबाद के नैनी से। ठीक है। निम्नांकित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? दोस्तों चाय उत्पादक सबसे बड़ा है असम। असम में अभी भी चाय के जो है बागानियां लगी हुई है, लोग वहां जाते हैं, कार्य करते हैं। भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? दोस्तों भारतीय चमड़े का निर्यात सबसे अधिक इंग्लैंड में किया जाता है। इनमें से कौन बेमेल है? दोस्तों बेमेल है अहमदाबाद लोहा इस्पात उद्योग। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? भांकड़ा। अनार के उत्पादन में निम्न में से किसका प्रथम स्थान है? जोधपुर का स्थान है। जोधपुर में अनार बहुत होते हैं। सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। पृथ्वी की अंतरिक्ष संरचना की विश्वसनीयता जानकारी का सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? क्या है? भूकंप विज्ञान है। निम्न में से किस फसल का सफेद सोना कहा जाता है? कपास को कहा जाता है। आम, नीम, बड़, गूगल आदि वृक्ष कौन से क्षेत्र में आते हैं? प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र में आते हैं। थके तो नहीं आप? भाई थकान हो गई हो, मुझे नहीं हुई, आपको भी नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया कोककारी कोयला, कोकिंग कोल जिसे कहा जाता है, प्राप्त किया जाता है। ये किया जाता है झरिया से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जावन का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? ये दोस्तों समुद्री ऊर्जा है। राजस्थान की सीमा किस पड़ोसी राज्य के सबसे अधिक लगती है? दोस्तों ये राज्य है मध्य प्रदेश, सबसे ज्यादा लगती है। तबा नदी किसकी सहायक नदी है? दोस्तों नर्मदा की नदी है। एडम हिलेरी एवं तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कब विजय प्राप्त की गई थी? इसका नाम बताना है आपको। सन 1953 में प्राप्त की गई थी, ये सन का नाम है। बाकू जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वो है दोस्तों खनिज तेल। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा है। यदि नदी का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी परिवहन शक्ति कितनी गुना हो जाएगी? 64 गुना हो जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण। देश की प्रमुख मोटर निर्माता कंपनी मारुति उद्योग लिमिटेड कहाँ स्थित है? बताइए। गुड़गांव हरियाणा में बहुत सारे उद्योग स्थित है वहां पर। वेनेजुएला के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? लानौज कहलाते हैं। सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश कौन सा है? भारत है गन्ना उत्पादक देश। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक देश भी भारत ही है। कौन सी परिस्थिति में सर्वग्रास चंद्र ग्रहण होता है? पूर्ण चंद्र में। मध्य रात्रि सूर्य दिखाई देता है दोनों ध्रुवों पर। दोनों ध्रुव जो है पृथ्वी के वहां चले जाएं तो आपको सूर्य दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उनके आड़े पृथ्वी नहीं आती। गंगा नदी क्रम में गंगा 2071 किलोमीटर के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा के बाद दूसरी है, ठीक है ना। कौन सी है? वो है आपके पास यमुना। छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों ये है पारसनाथ। भूमिगत जल का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? दोस्तों भूमिगत जल का स्रोत वर्षा के का जल जो है तथा हिम तथा सहजात जल, मैग्मा जल जिसे कहा जाता है वो है। कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। धरती के तेल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी में है? दोस्तों 71% भाग पानी में। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है मकर रेखा पर। निम्न में से कौन सा खनिज पृथ्वी की पटपरी में प्रचुर मात्रा में मिलता है? यह है सिलिका। निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज है? सोना है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों गंधक जो है आणविक खनिज से संबंध नहीं रखता है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक खनन क्षेत्र अन्य 3 क्षेत्रों के खनिज से भिन्न खनिज के लिए विशिष्ट है? किरकुक, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लोहा खनिज ऐसे नहीं है? लिग्नाइट लोहा नहीं है। लिग्नाइट क्या होता है मेरे भाइयों, आपको पता होगा। लिग्नाइट, पीट, बट्टू मणि, एंथ्रासाइड, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोल, ये कोयले के प्रकार है। एशिया का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कहाँ पर उत्पादन देश है? एशिया का सबसे बड़ा लोहा जापान में उत्पादन किया जाता है। लोहा उत्पादक देश है सबसे बड़ा ये। मैसाम्बी रेंज किससे संबंधित है? लोहा एक से। प्रसिद्ध खान चुंबकीय माटा से किस खनिज का उत्खनन किया जाता है? तांबा का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत नहीं है? दोस्तों समुद्री ऊर्जा वाणिज्यिक स्रोत नहीं होता है। जोहान्सबर्ग कहाँ पड़ता है? ये साउथ अफ्रीका में। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन से खनिज का सामान्यतः साथ साथ पाए जाते हैं? जस्ता और सीसा साथ साथ ही पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसे जुड़वां खनिज कहा जाता है? दोस्तों सीसा और जस्ता को कहा जाता है, क्योंकि साथ साथ पैदा होते वो जुड़वां होते हैं, ये साथ साथ पाए जाते हैं, तो ये भी जुड़वां हो गए। खनिज पदार्थों की दृष्टि से भारत का खनिज कौन सा क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार जो है खनिज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। विश्व का संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 11% बता दिया पहले। सन 1948 की औद्योगिक नीति में निम्न में से किसे राज्य का एकाधिकार वाले क्षेत्र में नहीं रखा गया? दोस्तों होता क्या है कि राज्य के अधिकार बांटे जाते हैं, उन्हें बता दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर चीजें हैं, इनमें आपका राज्य का एकाधिकार है, केंद्र का नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी होती है इसमें केंद्र का एकाधिकार होता है, राज्य का नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी भी होती है इसमें केंद्र और राज्य का दोनों का अधिकार होता है प्रतिशत। जिसमें योजनाएं होते हैं, जैसे राजस्थान की योजना है वो भारत की भी योजना होगी। जैसे स्वच्छ भारत मिशन, इसमें 40% राज्य का होता है, 60% जो है आपके केंद्र का होता है। तो इसी प्रकार से जो औद्योगिक नीति आई थी 1948 में कोयले पर राज्य का एकाधिकार नहीं रखा गया था, कोयला जो है केंद्र के अधिकार में भी था। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? उसे कहा जाता है मकरान तट। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? 8 प्रकार की। क्षेत्रीय विस्तार और कृषि के महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों के कितने प्रमुख वर्ग हैं? दोस्तों ये है 4 वर्ग प्रमुख है। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, इसका प्रमुख कारण है जलवायु संरचना और उच्च तापमान में काफी ज्यादा डिफरेंशिएट है, इसलिए उसे पाई जाती है। भारत के उत्तरी मैदान में किस मिट्टी का विस्तार अधिकतम है? दोस्तों ये है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार बहुत अधिक है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? खादर के नाम से जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों बांगर के नाम से जाना जाता है, बांगर क्षेत्र में। निम्न में से कौन सी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी है? दोस्तों आपको पता होगा लाल मिट्टी सर्वाधिक समृद्ध मिट्टी होती है। गंगा के मैदानों की पुरानी कचारी मिट्टी कहलाती है, बांगर कहलाती है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? दोस्तों जलोढ़ मिट्टी के लिए। भारत में समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है? यह है 24% भाग। जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों के और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? उसे नाम दिया जाता है दोस्तों दमोट। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी प्रायद्वीप भारत में अधिकतर क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों ये है काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोस्तों काली मिट्टी का। भारत के किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है ये पूछा है, ठीक है ना। यह है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। भारत में समुद्री तटों की रेखा राज्यों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। और किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्य सीमाओं को स्पर्श करती है? दोस्तों आपसे सबसे बड़ी गलती होगी, आपको लगेगा कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे बीच में है, सबसे टच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश जो है दिल्ली से टच नहीं करता है और इसी वजह से उत्तर प्रदेश उससे भी करता है, तो उसका जो है भाग बढ़ जाता है, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमा लगती है। निम्नलिखित में से सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। तटीय रेखा भाई गुजरात में कितना बड़ा तट आता है? कच्छ का रण। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कहते हैं उसको। इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पारसन पॉइंट, लाहचिंग, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है ना, नाम याद रख लेना। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों ये लगती है आपकी बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा भूटान के साथ लगती है।
दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है अपना अनाई मुदी। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? इसका प्रश्न पूछा जाता है। खैबर दर्रे से। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? हिमालय पर्वत श्रेणी नवीनतम है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी? गोदावरी नदी बहुत बड़ी है प्रायद्वीपीय भारत की। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से होकर बहता है? यह है मध्य प्रदेश। आपको पता होगा तो अभी अभी मध्य प्रदेश की पूरी नर्मदा की यात्रा करी थी दिग्विजय सिंह ने, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था? दोस्तों ये है खैबर दर्रा, और इससे आर्य आए थे भारत के अंदर। आगे चलते हैं। भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हिमालय पर्वत पर नदियां हैं। कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। निम्नलिखित में से अभी ब्रह्मपुत्र जो है ये तो चीन के संबंध में भी आती है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ी जो है ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा आती, गोदावरी आती, नर्मदा आती। अगर यहाँ पर यमुना होती तो गंगा के बाद जस्ट यमुना आती, ठीक है ना, पर यमुना ऑप्शन में नहीं थी। जहां और सुरंग नाम से किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को नाम दिया गया? बनिहाल दर्रा है, उसे जहां सुरंग के नाम से प्राकृतिक दर्रे का नाम दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के पर्वतमाला में स्थित नहीं है? दोस्तों ये है पीपली घाट, ठीक है, पीपली लाइव पिक्चर आई थी, पीपली घाट किया है। भारत में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, भारत में। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से जाना जाता है। पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? दोस्तों ये अरावली के भाग में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा लेह को श्रीनगर से जोड़ता है? दोस्तों जो जिला दर्रा ये होता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती? मेघना के नाम से जानी जाती। भारत की सबसे अधिक निगम्य दो नदियां हैं, ये है दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र, निगम्य है ये, ठीक है ना। पाल घाट दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? दोस्तों केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। तज्जू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों ये जोड़ता है म्यांमार से। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got